तो मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 168 एवं 169। तुम तुम यहाँ सबके साथ। नीरज के आगे की बात गले के अंदर ही रह जाती है जब धानी उसका चेहरा पकड़ते हुए अपने होठ उसके होठे पर रख देती है। नीरज भी उसके पहल को देखकर उसके कमर को खींचकर अपने गोद में बिठाते हुए आंख बंद कर लेता है। हर बीतते हुए पल के साथ उसकी पकड़ कसती जा रही थी कमर पर। ऐसा लग रहा था कहीं अपने पकड़ से धानी का नाजुक कमर दो हिस्सों में न कर दे। धानी को दर्द का एहसास हो रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हट रही थी। उसकी अनियंत्रित होते हुए सांसों को देखकर नीरज उसके अधरों को आज़ाद कर देता है। धानी पलकों का घना साया गिराए हुए गहरी सांस ले रही थी। चेहरे पर सिंदूरी आभा बिखरी हुई थी। नीरज अपने हाथों में उसका चेहरा थाम लेता है और उसके बंद पलकों पर अपने होठ रख देता है। सुर्ख रुखसारों को अपने अधरों से चूमते हुए उसके काले बालों के सायों में अपने चेहरा छुपा लेता है। कंधे पर से आंचल का पहरा हटा देता है और अपने जलते हुए अधरों को रख देता है। धानी की पकड़ उसके कंधे पर कस जाती है। नीरज झटके से ब्लाउज की डोरी खींच देता है जो ब्लाउज से अलग होते हुए उसके हाथों में आ गया था। ब्लाउज को कंधे से नीचे खिसका देता है। धानी की आंख झटके से खुलती है। वो नीरज की तरफ पलके उठाकर देखती है। नीरज भी अपने अधरों को कंधे पर जमाने के जा रहा था और उसकी तरफ देखता है। उसकी नज़रों को देखकर वो रुक जाता है और उसके कपड़े सही करने लग जाता है। धानी उसका हाथ पकड़ लेती है और नाम में सर हिलाने लग जाती है। उसका चेहरा पकड़कर अपने सीने से लगा लेती है और बाहों का घेरा पीठ पर कस देती है। नीरज भी इस कमजोर पल में धानी की सहमति से उसे कपड़ों के बंधन से आज़ाद करते हुए गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है। अपने रूह के सुकून को ढूंढने के सफ़र पर निकल पड़ता है। बालकनी से सुबह की चांद की रोशनी कमरे में बिखर रही थी और दो धड़कते हुए दिल अपने इश्क को मुकम्मल कर रहे थे। सफ़ेद रंग से शुरू हुई इश्क की दास्तान आज गुलाबी इश्क हो गई थी। नीरज अपनी बाहों में सुकून से सोई हुई धानी को देखता है। चेहरे पर बने हुए आंसुओं के निशान प्यार के पल में मिले हुए दर्द के निशान दिखा दे रहे थे जो उसे और छोटा महसूस करवा रहा था। मैं सच में तुम्हारे काबिल नहीं था, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ से मेरी लाइफ में आ गई और एक जानवर को इंसान बनाने में लग गई। मेरे बिखरे हुए परिवार को परिवार बनाने में लग गई। सच में अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आती तो मेरा क्या होता। नीरज धानी को सोते हुए देखकर बोलता है, तुमने कितना कुछ किया है मेरे लिए। मैं कैसे चुकाऊंगा तुम्हारा ये एहसान। कुछ भी नहीं था मेरे लाइफ में, तुमने सब कुछ दिया है। आई लव यू, आई रियली लव यू। आई कैन बिलीव इट कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनी थी। पहले मुझे सागर के जाने का अफसोस होता था, लेकिन आज नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं गया था तो तुम मुझे कहाँ से मिलती। सच में सागर बहुत अच्छा इंसान था जो तुम्हारे बचपनों के जिंदा रहने दिया था। और तुम बहुत प्योर सोल हो। आई कैन बिलीव दिस कि तुम्हारे जैसा इंसान भी दुनिया में बनता है जो बस दूसरों की खुशी चाहते हैं। नीरज झुककर उसके माथे पर अपने होठ रख देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंसू फिसलते हुए धानी के पलकों पर गिरता है। धानी अपनी पलकें फरफराने लग जाती है। नीरज उससे अलग होते हुए फिर से प्यार से थपकी देने लग जाता है। धानी वापस उससे बच्चों की तरह चिपकते हुए नींद में चली जाती है। नीरज उसे मुंह बनाते हुए देखकर मुस्कुरा उठता है। सच में तुम
बहुत नादान और छोटी बच्ची हो। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था। 21 में ही तुम्हें बच्चा चाहिए था। नीरज धानी की बकवास बातों को याद करते हुए बोलता है, जो 21 के बाद नीरज से पूछने गई थी कि उसके बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। जहाँ कोई सुकून से सो रहा था, वहीं दूसरी तरफ कोई बेचैनी से करवटें बदल रहा था। क्या हुआ शरत, क्यों परेशान हैं आप? ईशानी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछती है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मम्मी ने ऐसा किया है। शरद उठकर बैठते हुए बोलता है, वो कैसे ऐसा कर सकती है? मुझे पहले से ही पता है शरद। शरद को दूसरा झटका लगता है। क्या मतलब तुम्हारा? शरद, मैं जो कुछ आपको कहने जा रही हूँ, आप सुनकर गुस्सा मत होइएगा। प्लीज़ मेरी बात सुनिएगा। क्या कहने जा रही हो तुम? आपको आपको वो दिन याद है जब नीरज भाई शादी करके भाभी को छोड़कर चले गए थे? हाँ, और भाभी ने अगले दिन सफ़ेद साड़ी पहन लिया था। हाँ, उन्हें वो सफ़ेद साड़ी पहनने के लिए और बिना नमक का खाने के लिए म, मैंने और मम्मी जी ने मजबूर किया था। क्या? शरद उसका हाथ अपने कंधे पर से झटक देता है। टल में ईशानी, ये सब झूठ है। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने मैंने ही किया है शरद। जब आपने हनीमून पर जाने के लिए मना कर दिया था तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, और मैं उनके कमरे में गई थी और सागर भाई की तस्वीर दिखाकर उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया था। और तभी मम्मी जी सफ़ेद साड़ी लेकर वहाँ पर पहुँची थी और भाभी को पहनने के लिए मजबूर कर दिया था। मैं तभी मम्मी जी की सच्चाई जान गई थी कि वो बस अच्छा बनने का ढोंग करती है। सॉरी शरद, मैं सच में इस बात को लेकर गिल्टी हूँ। तुम तुम खुद को समझती क्या हो? शरद उसके दोनों कंधे को पकड़कर झकझोर देता है। शरद, आई एम सॉरी। क्या करूँ तुम्हारे सॉरी का? वो जो 2 महीने में गिल्ट में जीता रहा कि भाभी का मैं अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ, वो वापस आ जाएंगे? ईशानी, पता है तुम्हें, मुझे अब तक क्या लगता था कि कुछ भी हो, तुम कभी कुछ गलत काम नहीं कर सकती हो। लेकिन आज तुमने मेरा ये वहम भी तोड़ दिया। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी ज़िंदगी को हल बनाने के लिए। तुम्हें पता है, किसी भी इंसान के लाइफ में 2 इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, एक उसकी माँ और दूसरी उसकी बीवी। और देखो मेरा नसीब कितना अच्छा है, दोनों मुझे दगाबाज मिले हैं। ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी है। सरद, ईशानी तरफ उठती है। सच सच बताना, तुम मेरी लाइफ में भी प्लानिंग करके आई हो ना? अब मुझे डाउट हो रहा है। शरद ईशानी से सवाल करता है। शरद, अब मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और शादी से पहले? ईशानी अपनी नज़र झुका लेती है। शरद को फिर से एक झटका सा लगता है। ईशानी पर से पकड़ उसकी ढीली हो जाती है। ईशानी उसका हाथ पकड़ लेती है। मैम, मैं बहुत हिम्मत करके आज बोलने जा रही हूँ। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन शादी से पहले आपके पैसे और नाम को देखकर मैं इम्प्रेस हुई थी। तो फिर इतना तमाशा क्यों किया था उस दिन जब मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए गया था? बस इसलिए ताकि आपको लगे कि आपके पैसे से मुझे कोई मतलब नहीं है। शरद होठों को भींचते हुए गहरी सांस लेता है। थैंक यू ईशानी, मेरे सपनों का महल तोड़ने के लिए और मुझे तोड़ने के लिए। सो जाओ। आपको आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है। कल तैयार रहना, तुम हॉस्पिटल चल हम हॉस्पिटल चलेंगे। तुम्हें अपने बच्चे से भी आज़ाद कर दूंगा। नहीं शरद, मैं इस सपने से आज़ाद नहीं करना चाहती हूँ।
इतने दिन इसे खुद में रखकर मुझे एहसास हुआ है कि मैं कितना गलत कर रही हूँ। शरद हैरानी से उसकी तरफ देखता है। फिर से तुम्हारा कोई नया ड्रामा है ना? नहीं शरद, मैं सच में इस बेबी को कैरी करना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए। मैं अच्छी वाइफ बनकर दिखाऊंगी। जैसी भाभी रहती है ना वैसे ही बनकर रहूंगी। ईशानी मत दो उम्मीद। उम्मीद टूटने पर सबसे ज़्यादा दर्द होता है। 6 महीने से मैं तुमसे उम्मीद ही लगा रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपने प्यार से बदल दूंगा, लेकिन मेरी आज सारी उम्मीद टूट गई है। मैं बहुत टूट गया हूँ। नहीं शरद, मैं सच में आपके प्यार में बदल गई हूँ। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है कि मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ, लेकिन आपने जैसा कहा था बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग उठाएंगे। मुझे बच्चा संभालना बिल्कुल भी नहीं आता है। शरद ईशानी को गहरी नज़र से देख रहा था। यही तो वो चाहता था, इसलिए वो आजकल पर टाल रहा था। जितने दिन बच्चे उसके अंदर रहेंगे लगाव अपने आप बढ़ता जाएगा और ईशानी खुद अबॉर्शन के लिए मना कर दे। प्लीज़ शरद, मुझे एक मौका दीजिए। मैं सच में अच्छी पत्नी साबित होऊंगी। ईशानी रोते हुए बोलती है तो शरद पिघल जाता है और उसे सीने से लगा लेता है। माँ बनने वाली से तो ज़्यादा नाराज़गी भी तो नहीं दिखा सकता है, और उसका तो मन ही ऐसा है, हर किसी को आसानी से माफ़ कर देता है। साफ दिल का था, तभी तो सब उसे आसानी से बेवकूफ़ बना देते हैं, लेकिन उसका स्वभाव ही ऐसा था। पहले मुझसे वादा करो कि भाभी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाओगी। शरद, मैंने उस दिन के अलावा भाभी को कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाया है। हाँ, मैंने मम्मी के खिलाफ़ कोई स्टैंड नहीं लिया था, लेकिन मैंने कभी उन्हें हर्ट नहीं किया है। हाँ, हाँ, शादी से पहले वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन मैं उन्हें घूमने फिरने के लिए कहती थी। किसी न किसी बहाने उन्हें बाहर लेकर जाती थी, लेकिन वो खुद मम्मी के डर से बाहर नहीं जाती थी। तुम पहले क्या थी नहीं थी वो मेरे लिए मैटर नहीं करता ईशानी। तुम बस अब भाभी का साथ कोई मिसबिहेव नहीं करना। मैं कभी नहीं करूँगी। चलो अब सो जाओ। शरद उसे सोने के लिए कहता है और खुद मुंह घुमाकर लेट जाता है। आंखों में आंसू की धारा बह निकलती है। आज उसके प्यार का आशियाना भी झटके से बिखर गया था। सारी महली झूठी निकली थी। वह बातें, वो परवाह सब झूठी निकली थी। दिल बुरी तरह से टूट गया था, लेकिन किसे अपना दुख बताए। उसने तो सच्चा प्यार किया था ना। क्या सच्चा प्यार का यही मुकाम होता है? नहीं, मैं अपने दुख में परेशान नहीं हो सकता हूँ। बहुत दिनों के बाद घर में खुशी आई है और मैं अपने दुख में सबको परेशान नहीं कर सकता हूँ। शरद अपने आंसू पोंछते हुए आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह सब घर में उठ गए थे। आराधना जी बार बार किचन से निकलकर सीढ़ी की तरफ देख रही थी, लेकिन धानी और नीरज का कुछ अता पता नहीं था। क्या हुआ आराधना, ऐसे क्यों देख रही हो? देखिए ना जी, 10 बज गए हैं, दोनों में से कोई नीचे नहीं आया है। तभी तो ठीक है ना दोनों का। इतने परेशान हो तो जाकर देख लो। अरविंद जी अखबार बंद करते हुए बोलते हैं। आप भी ना। क्या करें, हम कैसे कमरे में जाए उस कमरे में? तो फिर आज अच्छा सा नाश्ता बना दो। आज मैं दलिया और खिचड़ी खाने वाला नहीं हूँ। अरविंद जी किसी छोटे बच्चे की तरह बोलते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको यही दोनों खाने को मिलेगा। डॉक्टर ने बिल्कुल सॉफ्ट फूड खाने के लिए कहा है। गुड मॉर्निंग बड़े पापा। गुड मॉर्निंग बड़ी माँ। शरद तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोलता है। गुड मॉर्निंग बेटा। आज बड़ी माँ की आंखें नहीं खुली। कोई बात नहीं, आज संडे है। भाभी कहाँ है? कहाँ आई है वो? अब तो जाकर देखो ना दोनों को क्या हुआ है।
भाभी अभी तक नहीं उठी है? नहीं, लेकिन वो तो इतनी लेट तक सोती नहीं है। वही तो, तुम जाकर देखो ना। क्या बड़ी माँ, मैं आपको प्यारा नहीं लगता हूँ क्या, जो मुझे शेर की गुफा में भेज रही है? शरद सेब उठाकर खाते हुए बोलता है। गुड मॉर्निंग, रिया नीचे आते हुए बोलती है। बेटा नीचे मत उतरो, ऊपर जाओ, देखो भाई भाभी अभी तक नहीं नीचे आए हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना है। उस दिन भी भाई ने बहुत डांटा था। शरद भाई को भेज दीजिए। रिया साफ इनकार कर देती है। ठीक है, मैं देखता हूँ। शरद और रिया वहाँ बैठे भावना जी को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। शरद ऊपर जाकर नीरज का कमरा खटखटा देता है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर नीरज की आँख खुलती है। क्या है, किसी को भी चैन नहीं है, सोने ही नहीं देते हैं। भाई भाभी 10 बज गए हैं। शरद की आवाज़ सुनकर नीरज दीवार पर टंगी हुई घड़ी की तरफ देखता है। धानी को अपने बाहों से आज़ाद करते हुए कम्बल में लपेट देता है। नीचे पड़ा हुआ लोअर को उठाकर पहनते हुए दरवाज़ा खोल देता है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? शरद उसे ऊपर नीचे तक घूरता है। भाई, लिपस्टिक लोग होठों पर लगाते हैं, आपने सीने पर क्यों लगाया है? व्हाट? सुबह सुबह दिमाग बेच कर आया है क्या? नहीं भाई, मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक जगह पर है, लेकिन भाभी के प्यार के निशाने। शरद अपने बालों को हाथ में घुमाता हुआ तिरछी नज़रों से उसे देखता हुआ बोलता है। नीरज उसकी नज़रों का अनुसरण करता हुआ खुद को देखता है तो आंखें गहरी हो जाती है। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खा, जाकर अपना दिमाग का इलाज करा। नीरज उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। शरद हंसते हुए पलटकर नीचे की तरफ चला जाता है। नीरज नहाकर बाहर आता है, लेकिन धानी अभी भी चैन से सो रही थी। कभी कभी तो ये कुंभकर्ण को भी फेल कर देती है। नीरज तैयार होकर उठाने लग जाता है। धानी, धानी उठो, सोने दीजिए ना हमें, 11 बजने वाले हैं, उठो। 11 बजने का नाम सुनकर धानी की आंखें झटके से खुल जाती है। क्या, 11 बज गए? आपने आपने उन्हें उठाया क्यों नहीं? तो अभी क्या कर रहा हूँ, तुम्हें उठा ही तो रहा हूँ। चलो उठो और फ्रेश होकर नीचे चलो मेरे साथ। हाँ, हम अभी तैयार होकर आते हैं। धानी जल्दी से अपने ऊपर से कंबल हटाती है, लेकिन अपनी हालत देखकर उतनी ही जल्दी खुद पर कम्बल डाल लेती है। धीरे धीरे उसे रात की सारी बातें याद आने लग जाती हैं। क्या सोचने लगी, चलो। आप बाहर जाइए। व्हाट? अब भी तुम्हारा मुझसे कुछ छुपा हुआ है? जाइए ना यहाँ से, हमें हमें शर्म आ रही है। अपने हस्बैंड से किसे शर्म आती है? जाइए ना, अब जाइए बाहर, हमें नहाना है। मैं अकेले नहीं जाऊंगा। नीरज अरविंद जी से नजरें मिलाने में कतरा रहा था। चलो जल्दी। हम ऐसे नहीं जा सकते आपके सामने। ओके फाइन, मैं बालकनी में हूँ, 10 मिनट में तैयार हो जाओ। तुम्हारा ये भी अलग ही लेवल का ड्रामा रहता है। नीरज उठकर बालकनी की तरफ चला जाता है। धानी दौड़कर बाथरूम में भाग जाती है। चलिए, धानी अपनी साड़ी को संभालते हुए बोलती है। नीरज की नज़रें फिर से उस पर ठहर जाती हैं। मेहरून कलर की सिल्क साड़ी में वो सादगी की मूरत लग रही थी। बालों से पानी अभी भी टपक रहा था। जल्दी जल्दी लिपस्टिक लगाने से उसकी लिपस्टिक भी होठों के कोने पर फैल गई थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? कुछ नहीं, तुम्हारा लिपस्टिक ढंग से नहीं लगा है। अच्छा, हम देखते हैं।
मिरर में देखने की क्या ज़रूरत है? मैं हूँ ना इसको ठीक करने के लिए। मतलब? बताता हूँ अभी मतलब। नीरज उसके कमर पर अपनी तरफ खींचता है और उसके होठों पर झुक जाता है। धानी उसके सीने पर हाथ बरसाते हुए उसे धक्का दे रही थी। अच्छा है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। आप ना एक नंबर के। क्या? क्या हूँ मैं एक नंबर का बेशरम? हमें बात ही नहीं करनी है आपसे। रात में आपका मन नहीं भरा था जो सुबह सुबह शुरू हो गए तुमसे। और ये मन, ये तो इस जिंदगी में नहीं भरने वाला है। मैं तो कहता हूँ बाहर जाना कैंसिल करते हैं। चलो आज के दिन उजाले में तुम्हें देखता हूँ। सपने में देखिए हमें। धानी उसे धक्का दे देती है। हम जा रहे हैं, बाहर अब आइएगा अकेले। अरे अरे रुको, मैं भी चलता हूँ। नीरज उसके पीछे दौड़ पड़ता है। धानी गुस्से से सीढ़ियाँ उतर रही थी और नीरज उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा था। धानी गुस्से से उसे एक नज़र घूर भी लेती थी, जिससे नीरज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों साथ में। आराधना जी अरविंद जी को नाश्ता परोस रही थी। वो सामने सीढ़ी को देखते हुए बोलती है, मुझे तो समझदार और बेवकूफ़ की जोड़ी लग रही है। अरविंद जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बस बस हो गया, हमारा बेटा बेवकूफ़ नहीं है। आराधना जी आंखें दिखाते हुए बोलती है, मैंने तो नाम ही नहीं लिया है तुम्हारे बेटे का। तुम तो खुद ही इसे बेवकूफ़ बना रही हो। आप ना चुप रहिए, बहुत बोलने लगे हैं। मैं कहाँ बोलता हूँ, तुम सब मुझे बोलने कहाँ देते हो। अब तो ये धानी भी हमें चुप करा देती है। हाँ तो सही तो करती है, सही बात पर आपको चुप कराती है। बड़े पापा, बड़ी माँ, आज आप दोनों का झगड़ा खत्म होगा कि नहीं? सरस जो तब से देख रहा था बोल पड़ता है, हाँ तो गलती तुम्हारे बड़े पापा की है। हाँ भाई, सारी गलती तो हम ही करते हैं, तुम्हारी बड़ी माँ कहाँ कुछ करती है। हाँ, हमारी बड़ी माँ सबसे प्यारी है। नीरज खामोशी से खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। कितना प्यारा परिवार है, कितना अच्छा पिता है, कितनी अच्छी माँ है, लेकिन उसने नफरत में कभी कुछ दिखाई ही नहीं दिया था। पलटकर वापस जाने की कोशिश करता है, क्योंकि नज़रें मिलाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। नानी उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं, मुझसे नहीं होगा। आई कैन डू दिस। क्यों नहीं होगा? जब अपमान सबके सामने करने से आप नहीं सोचते थे, तो सम्मान करने में आप क्यों सोच रहे हैं? धानी की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। धानी, छोड़ दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह हमें गलत ना समझे, वही बहुत बड़ी बात है। मेरा बेटा मुझे इस तरह से झुकते हुए नहीं अच्छा लगेगा, चाहे सामने वाला इंसान मैं खुद ही क्यों ना हूँ। अरविंद जी अपनी कुर्सी पर से उठ जाते हैं। डैड, ये दो अक्षर जिसे सुनने के लिए अरविंद जी की आत्मा तड़प गई थी। कहने को तो ये छोटा सा शब्द था, लेकिन दो अक्षर से बना ये शब्द उनके लिए क्या मायने रखता था, ये बस वही समझ सकते थे। अरविंद जी की आंखों से पानी छलक पड़ता है। डैड, डैड वो मैं। मुंह से शब्द खत्म हो गए थे, गला रुंध गया था। बोलने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। अरविंद जी अपना हाथ खोल देते तो नीरज किसी छोटे बच्चे की तरह दौड़ते हुए उनके सीने से लग जाता है। दोनों बाप बेटे को एक साथ देखकर सबकी आंखें बरस पड़ती है। आई नो, सॉरी बहुत छोटा वर्ड है, बट फिर भी आई एम सॉरी। आप जो पनिशमेंट देंगे मुझे मंजूर है, बस खुद से दूर मत कीजिएगा। आपके बिना जी नहीं पाऊंगा। आई लव यू डैड।
तुझसे दूर होकर मैं जी पाऊंगा? वसुंधरा के जाने के बाद मैंने तुम्हें देखकर संभाला था, जीने का सोचा था। क्या तुम्हारे बिना जी पाऊंगा? अरविंद जी, डॉक्टर ने आपको रोने से मना किया है, टाँके पर असर पड़ेगा। आराधना जी उन्हें का कंधा पकड़कर रोकती है। नीरज अरविंद जी को खुद से अलग करता है और कुर्सी पर बिठाता है। धानी, तुम भी नीरज का नाश्ता लगा दो। आराधना जी अरविंद जी को खिचड़ी देने लग जाती है। नीरज उनका हाथ पकड़ लेता है। आराधना जी की आंखों से मोती झरने लग जाते हैं। माँ। आराधना जी के हाथों से बर्तन छूट जाता है। माँ, मैंने सबसे ज़्यादा इंसल्ट आपका किया है। आपने मुझे हमेशा। आराधना जी पलटकर सीधे उसके सीने से लग जाती है और जोर से रो पड़ती है। तरस गई थी नीरज तुम्हारे मुंह से माँ सुनने के लिए। हर माँ अपने कोख से जन्मे हुए बच्चों से ये सब सुनने के लिए तरसती है, लेकिन जितनी खुशी मुझे अतुल ने नहीं दी है उतनी तुमने दी है। मुझे जितनी खुशी अतुल के मुंह से माँ सुनकर नहीं आया, उससे कहीं ज्यादा खुशी आज तुम्हारे मुंह से सुनकर आ रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए नीरज, बस तुम्हारे प्यार के अलावा। मैं बस तुम पर अपना ममता लुटाना चाहती हूँ। मैं सच कहती हूँ, दुनिया मुझे भले ही सौतेली कहे, लेकिन मैंने कभी भी तुम में और अतुल में कोई फर्क नहीं किया है। आई नो, आप एक्सप्रेशन मत दीजिए, और आज के बाद आप खुद के सौतेली वर्ड का यूज मत कीजिएगा, नहीं तो मैं आपसे दूर चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं कहूँगी। बस तुम हम सबसे दूर मत जाओ, तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आराधना जी तड़पते हुए बोलती है। ये ठीक है, अपना बेटा मिलने पर सब हमको भूल गए हैं। झूठ मूठ का सब हमको बेटा बेटा कहते रहते हैं। पापा जी मम्मी जी सब हमको भूल गए हैं। धानी अपना आंसू पोंछते हुए झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोलती है। आज मेरा बेटा तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा जी है ना? ये दोनों माँ बेटे एक जैसे हैं। धानी जाकर अरविंद जी के सीने से लग जाती है। हाय, नजर न लगे इस परिवार को, हम अभी राई मिर्ची लेकर नजर उतार देते हैं। बिंदिया अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है। गोविंद जी, शरद, रिया, ईशानी सब खुश थे। वही एक कोने में खड़ी हुई भावना जी आंसू बहा रही थी। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है, आज वो सामने देख पा रही थी। चाहे इंसान कितना भी बुरा करने का कोशिश करे, अच्छाई को कोई नहीं रोक सकता है। आंसू और प्यार से पेट भर जाएगा या नाश्ता भी मिलेगा? शरद मुंह बनाते हुए बोलता है। मुझे भूख लग गई है, 11 बज गए, खाना का कुछ अता पता है ही नहीं। हाँ तो बगल में बीबी खड़ी है, बोलना बना कर देगी। मेरी माँ और मेरी बीवी पर हुक्म क्यों चला रहा है? ये क्या है भाई, पहले आप पर हुक्म नहीं चलाते थे और अब आप बड़ी माँ भाभी को भी अपने पल्ले में रख लिया है। बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। नीरज आराधना जी से अलग होकर बैठ जाता है। माँ, आज मेरा गार्लिक ब्रेड खाने का मन है। नीरज आराधना जी को देखते हुए बोलता है। मैं अभी 2 मिनट में बना कर देती हूँ। धानी, तुम यहाँ पर सबका खाना लगाओ, मैं बना कर लाती हूँ। आराधना जी किचन में चली जाती है। धानी सबको नाश्ता परोसने लग जाती है। बड़े पापा, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ बेटा, बहुत दिन हो गए हैं, हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं। आप जा पाएंगे घूमने? हाँ बेटा, गाड़ी में तो बैठकर जा ही सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा जाकर? अब तुम सब चले जाना ना, मैं और आराधना घर पर रह लेंगे। अरे आप दोनों यहाँ पर रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे जाकर? मतलब?
मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं बड़े पापा, आप कल तैयार रहिएगा। हम सब घूमने जा रहे हैं। एक नर्स को भी साथ में रख लेंगे। आपको कुछ दिक्कत होगी तो वो देख लेगी। नहीं, ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। आज शाम को टाका भी कट जाएगा। तो फिर ठीक है, कल का दिन फाइनल रहेगा। जैसे तुम लोगों की मर्ज़ी। डैड, अतुल का कुछ पता चला? बैंकॉक में है वो। तो कहिए ना उसे आने के लिए। आ जाएगा, घूमने का शौक है, पूरा करने दो। वो वहाँ पर वेटर का जॉब कर रहा है। तुम्हें कैसे पता? अरविंद जी के सवाल पर नीरज अपना चेहरा झुका लेता है। तुमने अपने आदमी लगा रखे हैं उसके पीछे? नहीं डैड, वो किसी ने बताया था मुझे। जब दिल में प्यार है सबके लिए तो फिर जताते क्यों नहीं हो? कोशिश करूँगा। इधर अस्पताल के कॉरिडोर में पूरा मेहरा परिवार बेचैनी से टहल रहा था। ऐसा लग रहा था मुसीबत चारों तरफ से घेर लिया है। नीरज ने उनके सारे बिजनेस को ठप कर दिया था और अब उनके पास देवेश का इलाज कराने के लिए भी पैसा नहीं था। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अब कैसी हालत है? देखिए मेहरा साहब, अब बड़े अस्पताल में आपको अपने बेटे को ले जाना होगा। खून काफ़ी बह चुका है सर से। दिमाग के हिस्से में खून का थक्का बन चुका होगा, जिन्हें मेजर सर्जरी करके बाहर निकालना होगा। और इतनी बड़ी सर्जरी इस छोटे से अस्पताल में पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग कैसे भी कीजिए ना, इन्हें ले जाइए यहाँ से। सॉरी मिस्टर मेहरा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाइए आप लोग, नहीं तो ये हमेशा के लिए कोमा में चले जाएंगे और दिमागी संतुलन भी शायद ही ठीक होगा। इतनी बुरी तरीके से कौन मारता है? डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। अशोक मेहरा डॉक्टर साहब के सामने हाथ जोड़ देता है। सॉरी मेहरा साहब, लेकिन अब हमारे हाथ में नहीं है। डॉक्टर अपनी बात कहकर एक और चला जाता है। पापा, हम भाई को दूसरे हॉस्पिटल में ले चलते हैं ना? अभिनंदन अशोक मेहरा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे ले जाना नहीं चाहता हूँ? लेकिन कैसे ले जाऊँ दूसरे अस्पताल में? डॉक्टर साहब जिस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं उसका खर्चा पता है कितना है? 50 लाख। और मेरे पास 50,000 भी नहीं है। ये तो रिश्तेदार का हॉस्पिटल, इसलिए इलाज हो रहा है। अब मैं कैसे बचाऊं देवेश को? उस सक्सेना की बेटी मेरे बेटे को खा गई। ना उस सक्सेना की बेटी के पीछे ये पागल होता और ना ही इसकी बहू पर गंदी नज़र डालता। लेकिन पापा, पुलिस वाले क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? पुलिस को वो नीरज का ही सक्सेना ने जेब लेकर बैठा हुआ है। पुलिस वाले तो देवेश का होश में आने का इंतजार कर रहा है। कब वो होश में आए और कब उठाकर जेल में डाल दे और अटेम्प्ट टू रेप का केस ठोक दे। चारों तरफ से हम फंस चुके हैं। पहले ही मैंने इसे रोका था, लेकिन तुम दोनों भाई मेरी बात सुनते कहाँ हो? अब जाएगा जान से। हर हर महादेव। तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। और अगर कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।